Hello dear aspirants, welcome to Edu Insight, and today we will start solving English comprehensions from our previous year questions, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनको कैसे 2025 प्रीलिम्स में उनके बेसिस पे सॉल्व करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप PYQ करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपकमिंग पेपर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को करेक्टली सॉल्व करना। बट हाँ, ये सीरीज ये PYQ अटेम्प्ट करने से पहले, क्लास देखने से पहले, जो मैंने पहले कुछ कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन जैसे अजम्पशन एंड क्रिटिकल मैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो कराए हैं वो आप ज़रूर देखना। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि पेपर में जो कीवर्ड्स दिए होते हैं उससे आपको कैसे सॉल्व करना है। एंड प्लस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको स्टेप भी बताया है कि कैसे रीडिंग और कैसे रीडिंग करना है, रिवर्स रीडिंग करना है और स्टेप्स जो फॉलो करने हैं, सो डैट यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस। तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हम स्टार्ट करेंगे। ये सेट ए है। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले आते हैं हम पैसेज 1 पे। एंड वी विल फर्स्ट डू रिवर्स रीडिंग। इट मीन्स वी विल फर्स्ट रीड आवर क्वेश्चन दैट व्हाट इट हैज़ आस्क्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड, हम अपने पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम क्या दिया हुआ है। Our question is, which one of the following statement best reflect the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Okay, तो इन्फेरेंस के बारे में पूछा है। अब नाउ पैसेज पढ़ते हैं हम। According to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain, from initial agricultural production to final household consumption. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food result in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. सो पहले मीनिंग समझना होगा पैसेज का, क्योंकि विदाउट मीनिंग अंडरस्टैंड किए हुए पैसेज को क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो सही नहीं, वो टोटली रॉन्ग आंसर हमें देगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो 1/3 जो फूड प्रोड्यूस होता है ग्लोबली, उसका 1/3 जो है एवरी ईयर वेस्ट हो जाता है। ओके, और ये जो फूड लॉस है ना, वो सप्लाई चेन फ्रॉम बिग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, दैट इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू हाउस होल्ड कंजम्पशन, ये साइकिल में थ्रू आउट साइकिल वेस्ट होता है। और जैसे जैसे ये इंक्रीजिंग वेस्टेज हो रहा है ना, जिसकी वजह से हमारा 45% लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन किस फॉर्म में हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, फिर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो, जैसे एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करना एंड अदर मोनोक्रॉपिंग एक्सेट्रा, एंड देन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो फूड सिर्फ फूड नहीं वेस्ट हो रहा है, फूड के साथ साथ ये सारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। अभी एनर्जी, ये जो फूड वेस्ट है ना, इस पे जो एनर्जी स्पेंड होती है वो 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ये जो डिके होता है, फूड डिके होता है, ये भी हार्मफुल कुछ गैसेस रिलीज़ करता है। तो ये एक साइकिल है पूरी, ये कैसे जो है इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है और अदर चीज़ों को भी अफेक्ट कर रहा है। सो अगर हमें फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी को एक कंप्लीट साइकिल अचीव करना है ना, तो फूड लॉस और वेस्टेज को एड्रेस करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सो ये जो है मीनिंग है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द पैसेज। अब ये जो हमने मीनिंग एक अंडरस्टैंड किया ना, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम वर्ड को एलिमिनेट करना है।
ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जैसे दिए होते हैं वो सोलिली और कम्प्लीटली, ये सारे वर्ड्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑल, नो, ये सब भी एक्सट्रीम वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो अब आप इन बातों को ध्यान में रखिए और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे आगे जो ट्रिक्स है मैं वो भी आपको बताते जाऊंगी, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। The current method of food distribution solely responsible for the loss and wastage of food। क्या सिर्फ यही solely responsible है फूड एंड लॉस वेस्टेज का? नहीं। पहले तो आप ये वर्ड से समझ लो कि ये solely responsible नहीं है। सेकेंड, आप पैसेज में भी देख लो कि डिके हो गया और भी अदर रिसोर्सेज हैं जिनके वजह से वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ करंट मेथड्स नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जो उस पर यूज़ हो रहा है, ये सभी मेथड हैं। तो सोलरी देख करके ही आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हो। चलो अभी आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्टेज। दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हियर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40 the increasing wastage also result in land degradation by 45%। लैंड डिग्रेडेशन 45% हो रहा है, तो अब जाहिर सी बात है उससे प्रोडक्टिविटी भी तो असर करेगा ना उससे। तो हमारा क्वेश्चन 1 का, अच्छा यहाँ पे और भी स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन 1 रॉन्ग हुआ, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होता है हमारा, तो अभी हम ऑप्शन में आते हैं। अब देखो 1 किस में दिया हुआ है, ये मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक अब बता रही हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी है इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बच रहा है? बी। बट हाँ, इस पर डायरेक्टली जंप करने से पहले हम अपने स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट सेकंड तो पढ़ा ही हमने, वो करेक्ट हुआ। अभी स्टेटमेंट थर्ड पढ़ते हैं। रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी ट्रू, बिकॉज दिया है कि जो वेस्ट स्टेटमेंट में ही क्लियरली दिया हुआ है कि फूड वेस्टेज जो है ना, द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर। तो अगर फूड वेस्ट कम होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेंट हो रहा है ये भी तो कम होगा। इट मीन्स कि ये भी ट्रू हुआ। अब आ जाओ स्टेटमेंट 4 में। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्ट ऑफ फूड्स आर नॉट अवेलेबल। ये बताओ, तुमने पैसेज पूरा पढ़ा, क्या पैसेज में कहीं भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हुई है? नहीं हुई है। तो फिर ये स्टेटमेंट जब बात ही नहीं हुई है तो कैसे करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट 4 भी आपका रॉन्ग हो गया। सो नाउ वी विल गेट आंसर बी एज अ करेक्ट आंसर ऑफ पैसेज 1, ठीक है। वो भी आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट Q2 क्या है। और स्टेटमेंट 2 में पहले क्वेश्चन क्या पूछा है। स्टेटमेंट 2 में पूछा है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या अजम्पशन है? द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ साइकिल फूड। करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट होगा? सी। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो होल साइकिल है ना, फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड, कहाँ गया, हाँ, फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड, ये होल साइकिल में ही फूड वेस्ट हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर हम इसको करेक्ट कर लेना तो हमारा इफेक्टिव रिडक्शन होगा वेस्टेज ऑफ फूड में। सो दिस स्टेटमेंट जो है ये अजम्पशन करेक्ट होता है आपका स्टेटमेंट के पैसेज के हिसाब से, ठीक है। अभी हम आते हैं
सेकेंड स्टेटमेंट देख लो, इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज़ अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। ओके, सबसे पहले इस स्टेटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ भी जो ऑल है ना वो इंक्लूसिव है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इट मीन्स कि ये भले ही एक्सट्रीम वर्ड है, बट ये एक्सट्रीम वर्ड है, बट यहाँ पे ये एक्सट्रीम जो ना इंक्लूसिव बात कर रहा है कि ये सारे सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एब्सोल्युटली जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सो हमारा क्वेश्चन 2 में सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ बोथ 1 and 2 करेक्ट। ओके, सो होप ये पहला पैसेज आपको समझ में आया हो, और नहीं भी आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये है पैसेज 2, बट फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके, which one of the following statement best reflect the most logical and rational inferences that can be made from the above passage? Okay, इन्फेरेंस पूछा है इसमें, इसका क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। Following based on the above passage the following assumption हैव बीन मेड। ओके, अभी हमने देखा एक क्वेश्चन में इन्फेरेंस पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा है। सो अभी पैसेज पढ़ते हैं। As inflation rises, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. Higher interest rates announced by the central government are supposed to help produce modest fiscal austerity because to maintain stable debts while paying more to borrow, government must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. Higher interest rates become inflationary, not disinflationary, because they simply lead to government to borrow more to pay rising debt service costs. The risk of monetary unmooring is greater when public debt rises because interest rates become more important to budget deficit. Okay. सो पैसेज का मीनिंग पहले समझते हैं। पैसेज ये कह रहा है कि जैसे इन ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन अगर जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो गवर्नमेंट जो है पहले जो बजट डिसिप्लिन पे स्टिक था, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है हाउस होल्ड को हेल्प करने के लिए। और ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये डेट से आ रही है। गवर्नमेंट डेट ले रहा है और उसको सर्विस कर रहा है, डायरेक्टली उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, उससे आ रहा है। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट ने ये किया कि हेल्प कर रहा है हाउस होल्ड्स की, दूसरी तरफ जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, वो हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस करते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो गवर्नमेंट की जो फिजिकल ऑस्टेरिटी है उसको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल डेट मेंटेन करना, साथ ही साथ जो है हायर इंटरेस्ट रेट पे करना और बोरोइंग के साथ में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, या तो अपना स्पेंडिंग कट करना पड़ेगा या तो टैक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन सिचुएशन में गवर्नमेंट दोनों ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हाउस होल्ड को भी सपोर्ट करना है। लेकिन अब क्या है कि अगर हम ये फिजिकल बैकअप नहीं लेते हैं गवर्नमेंट का, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है सेंट्रल बैंक, वो भी एक अलाइंड होकर के नहीं चलेगा, ठीक है। तो हायर इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशनरी बन जाएगा, नॉट डिसइन्फ्लेशनरी। क्यों? क्योंकि सिंपली जो है गवर्नमेंट स्पेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेगा और उसकी डेट सर्विस कॉस्ट जो है राइज होगी। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज़ ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेज। सो जो मॉनेटरी अनमूरिंग है, जो नहीं साइन चलेगा, वर्क करेगा, वो क्यों है? क्योंकि पब्लिक डेट बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और इससे बजट डिफिसिट होगा, ठीक है। तो ये पैसेज का मीनिंग हो गया। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement best reflects or reflect the most logical and rational inference that can be made from the passage?
Central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. कैन नॉट, अगेन एक्सट्रीम में चला गया, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं दिया है। स्टेटमेंट में ये दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रैक्शन खो देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन को वो ब्रिंग बैक डाउन, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन को वो कम नहीं कर सकती है, ब्रिंग डाउन नहीं कर सकती है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग होगा, रॉन्ग इन्फ्रेंस होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द fiscal policy pursued by the government। ऐसा भी नहीं है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है फिजिकल पॉलिसी पे, बट हमने स्टेटमेंट में क्या देखा कि दोनों साथ साथ चलते हैं तभी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। इट डजेंट मीन कि अगर फिजिकल पॉलिसी इनफेक्टिव है तो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं वर्क करेगा, या मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव है तो फिजिकल पॉलिसी वर्क नहीं करेगा। सो बोथ द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग हियर। And now we will get सॉरी इसका मीनिंग, सॉरी इसको फिर से हम देखते हैं स्टेटमेंट 2। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया पढ़ने में मुझे, तो स्टेटमेंट 2 फिर से देखते हैं हम। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें इफेक्ट पूछा है तो जाहिर सी बात है कि अगर फिजिकल पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी हमारी अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी भी वर्क करेगा। सी स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम स्टेटमेंट से इसको पढ़ के समझते हैं। The risk of monetary unmooring is greater when public debt rises because interest rates become more important to budget deficit। ठीक है, ये पब्लिक डेट क्यों राइज हो रहा है, बिकॉज ये फिजिकल ऑस्टेरिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो इसलिए ये राइज हो रहा है, और इसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है पैसेज की वो वेरीफाई करता है इस स्टेटमेंट को। मतलब यहाँ से ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो एंड क्वेश्चन 3 का हमारा स्टेटमेंट 2 दैट इज आंसर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सी मीनिंग समझना इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम आते हैं अपना क्वेश्चन 4 पे। अजम्पशन पूछा है इसमें। ओके, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। सोलली वर्ड जो है ना ये हमने अब स्टेटमेंट 1 में भी देखा था, और ये एक्सट्रीम वर्ड्स में से एक है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब मीनिंग भी देख लो, फिजिकल पॉलिसीज आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस, ऐसा नहीं है सोलली, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जब सेंट्रल बैंक्स बढ़ाती है ना तो वो और इन्फ्लेशनरी हो जाता है, इट मीन्स कि उससे और प्राइस राइज होगा। तो कैसे फिजिकल पॉलिसी सोलली रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुआ ना। ठीक है, चलो अभी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये बताओ, ये अजम्पशन तब होता ना जब ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात किया होता, और इसमें खैर फिजिकल डेफिसिट दिया भी है कि फिजिकल डेफिसिट अफेक्ट होता है, तो ये कैसे डू नॉट अफेक्ट होगा। ओके, ये भी रॉन्ग हो गया। तो 4 का आंसर हमें क्या हो गया, वी get answer D as our correct option D as our correct answer, that is neither one or two। ठीक है, तो ये अजम्पशन और इन्फेरेंस के क्वेश्चन हमने किए हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पैसेज हम देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नेक्स्ट पैसेज पे हमारा पैसेज नंबर
पैसेज है, क्वेश्चन 11 देखते हैं हम। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। इसमें भी इन्फेरेंस पूछा है। ओके, क्वेश्चन 12 भी जो है वो इसी पे पैसेज पे बेस्ड है। एंड क्वेश्चन 12 में पूछा है बेस्ड ऑन द अबव अजम्पशन फॉलोइंग बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। ठीक है, सेम इसमें भी इन्फेरेंसेस एंड अजम्पशन पूछा है। चलो अब पैसेज रीड करते हैं। पैसेज में जैसे मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस क्लासेस में कि 1 गो में पैसेज पढ़ना है ताकि क्लियर एंड डीपर मीनिंग समझ में आ सके पैसेज की। चलो पढ़ते हैं पैसेज है। टुडे इफ वी कंसीडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस एज सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटीज इन द वर्ल्ड, इट इज बिकॉज प्लान्स कैरिंग अ हैवी सिस्टम अप्रोच वर imposed on their presence. The backbone of the system theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirables into the mathematical models using computing, statistics, optimization, and algorithmic way of formulating and solving process. The early universities of West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were expert in these domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in social sciences, geography, architecture. Planning in India and its education differ from the West. Okay, so meaning, सबसे पहले most important thing is to understand the meaning. Okay, so what the passage is saying कि अगर हम सिटीज़ देखें जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, इनके ये जो ना आइकॉनिक फ़ीचर्स हैं इनमें। और क्यों फ़ीचर्स हैं? क्योंकि इनका जो अप्रोच है डेवलपमेंट का वो हैवी सिस्टम अप्रोच पे इम्पोज किया गया है। और हैवी सिस्टम थ्योरी क्या है? ये सोशल, स्पेशियल और जो कल्चर जो हमारी सिटीज़ डिज़ायर करती है उसमें हम मैथमेटिकल फार्मूला लगा के, स्टैटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन लगा करके एक ऐसे प्लानिंग करते हैं ना जो कि सिटीज़ को मॉडर्न रिक्वायरमेंट पे खड़ा उतारती है। मतलब मॉडर्न रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये जो अप्रोच है ना ये आया कहाँ से? जो वेस्ट एजुकेशन सिस्टम है या यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने प्रोफेशनल्स को ऐसे ट्रेन किया है, और ये कुछ इन प्लानर्स हैं उन्हें ऐसे ट्रेन किया है कि ये सारे डोमेन्स को पढ़ते हुए उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो कि वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, और ये क्यों है कि क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो है करिकुलम में ऐसे बनाया गया है ताकि वो सोशल साइंस, ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर्स और ये मैथमेटिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एक स्किल उन्हें दिया गया है। और इंडिया में प्लानिंग क्या है, क्यों अलग है वेस्ट से? क्योंकि ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम में ही ये प्लानिंग अप्रोच या सिस्टम अप्रोच बिल्ट नहीं है। इसकी वजह से इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो वेस्ट से डिफ़र करती है। ठीक, और इसी वजह से ये सफ़र भी करता है इंडियन का प्लानिंग ऑफ सिटीज़। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन 1A क्या है? करिकुलम ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, ठीक है, डाइवर्स और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, ये करेक्ट लग रहा है। बट पहले हम आगे के भी स्टेटमेंट्स देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है? इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। चलो पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब ये बताओ स्टेटमेंट में ब्यूरोक्रेसी के बारे में, फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में बात की हुई है? नहीं। क्या बोल रहा है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसके करिकुलम में ही ये सब इनकलकेटेड नहीं है, सो डैट जो भी प्रोफेशनल्स हम बना रहे हैं वो एक क्या कहते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक बस एक व्यू दे रहे हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं रख रहे हैं वो। ओके, चलो अब ऑप्शन सी देख लो। In India, the management of urban area is local affair with chronic problem of insufficient funds. Again, the statement in option C is beyond the
knowledge given in the passage कि कब इन लोकल अफेयर, क्रॉनिक प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट फंड, ये सब की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो और ये आपका हिडन मीनिंग भी नहीं है। सो ऑप्शन सी अगेन विल बी रॉन्ग। with high density of population and widespread poverty in our urban areas, plant development in them is very difficult, again wrong। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, भाई जब तुम प्लानिंग अप्रोच सही रखोगे, सिस्टम अप्रोच ऐसे कुछ वेस्ट में जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारी जो यूथ है जो वो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर शुरू से ही स्ट्रांगली जो है वैसा करिकुलम प्रेजेंट करोगे, तभी तो क्या कहते हैं अच्छे प्लानर्स बनेंगे ना आगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो आपके स्टेटमेंट ऑप्शन सी एंड डी में दिए ना, ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी पैसेज के अकॉर्डिंग। ओके, रिमेंबर पैसेज के अकॉर्डिंग। सो स्टेटमेंट डी जो है वो रॉन्ग हुआ, ऑप्शन डी। सो नाउ वी विल गेट ऑप्शन ए एज आर करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। अजम्पशन क्या है? इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स। India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. Okay, दिस स्टेटमेंट इज राइट हियर, क्योंकि पूरा जो समरी है ना, क्रक्स है पैसेज का, वो यही बात कर रहा है, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम अप्रोच। नो कैपेसिटी, एक्सट्रीम वर्ड। ओके, तो एक्सट्रीम वर्ड क्या करना है? मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़ करके हमेशा जो है रॉन्ग करना होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है आपका रॉन्ग हो गया। अब एलिमिनेशन टेक्निक से बी हटा दो, ठीक है, एंड सी हटा दो। 1 क्योंकि हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब हम देखते हैं पैसेज, नेक्स्ट पैसेज अपना। बट सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, सेंट्रल आइडिया, इन्फेरेंसेस, असम्पशंस, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने कराया है इसका डीप मीनिंग के साथ। तो अगर नहीं भी समझ में है ना कैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप वो क्लासेस ज़रूर से देखना। सो पहला क्या है क्वेश्चन? विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो सेंट्रल आइडिया के लिए पहले तो हमें पैसेज देखना होगा ना। Not every voice on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entities with high capital can pay for the more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffer. The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पैसेज की मीनिंग देखते हैं कि जो इंटरनेट पे जो हम कंटेंट शो करते हैं ना, वो सेम काइंड के ऑडियंस नहीं जनरेट करते हैं। कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि हाई कैपिटल पे करके वो ओपिनियंस खरीद भी सकते हैं, ठीक है, और वो लाउडर वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़्यादा ऑडियंस दिखेगी। और ये जनरली कहाँ टेक्निक यूज़ होती है? पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई इलेक्शन आने वाला होता है ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा पे करके अपने तरफ ऑडियंस को लेती हैं या फिर उनके ओपिनियन को मोल्ड करती हैं, और अपोनेंट के जो when anonymous private entities with high capital can, हाँ सॉरी थोड़ा सा रुक गई थी मैं।
फिर से इसका मीनिंग समझते हैं कि जो इंटरनेट पे एवरी वॉइस हर जो इंटरनेट पे कंटेंट दिखाता है ना, वो सेम टाइप के ऑडियंस नहीं होते। और इंटरनेट पे मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो खरीद सकते हैं, ठीक है। जो हाई कैपिटल दे करके आप जो ऑडियंस की जो साइड है ना वो अपने तरफ ले सकते हो, क्योंकि जनरली पेड होता है, जहाँ पे पैसा फेंकोगे तमाशा देखोगे। और यही सिस्टम सीन जो है ना, जब इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसे देते हैं, हाई कैपिटल पे करते हैं और अपोनेंट्स को शांत करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब तक इलेक्शन आने वाला होता है, पॉलिटिकल पार्टी इतना ज़्यादा शाइन करती है, मतलब हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट होता है कि लोगों के माइंड को भी इन्फ्लुएंस करती है। और इससे इलेक्शन रिजल्ट सफ़र करता है, अल्टीमेटली जो है पॉलिटिक्स हमारे देश की सफ़र करती है। और सोशल मीडिया क्या है, जो सोशल मीडिया जो है ना, उसका जो फोकस है वो सिर्फ कंटेंट के प्रमोशन के लिए ही यूज़ हो रहा है, मतलब ये ब्रॉड नहीं है, ठीक है, इंक्लूसिव नहीं है। वो कंटेंट चाहे इन्फ्लेमेटरी भी हो, फिर भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करके वैसे कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। ये क्रक्स है पैसेज का, ये मीनिंग है पैसेज का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। अभी हम ऑप्शन 1 क्या है, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ओके, सोशल मीडिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, ठीक है। बट हम क्या ये सेंट्रल आइडिया है? नहीं, ये सेंट्रल आइडिया नहीं है पैसेज का। ओके, पैसेज क्योंकि सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स बता रहा है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया नहीं, ये सेंट्रल आइडिया नहीं हुआ पैसेज का, ठीक है। अब स्टेटमेंट बी पे आते हैं, ऑप्शन बी पे, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। सी, अब इसमें क्या, ये जो इस ऑप्शन बी है ना, ये आपका सबसे लास्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि सोशल मीडिया के जो कंटेंट है वो प्रमोशन ऑफ दैट जनरेट्स मोर यूज़र एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट में भी। तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कैसा कंटेंट है, ठीक है। ये एज कंपनीज ने सिर्फ प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए ही बनाया है इसे। ओके, चलो ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। वैसे हम अपने आंसर मिल गया है, बट स्टिल वी विल सी ऑप्शन सी एंड डी, सो दैट एग्ज़ाम में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके रीडिंग की, और कैसे निगेट करना है अदर ऑप्शंस को। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसीज, ये पैसेज की ना बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है, ठीक है। पढ़ते ही हटा दो, ऐसे स्टेटमेंट को निगेट कर दो, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। चलो ऑप्शन डी पे आ जाओ, इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ, ये भी गलत हो गया। वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ की तो बात ही नहीं कर रहा है ना, बात क्या कर रहा है कि कंटेंट जो जनरेट होते हैं वो इन्फॉर्म नहीं भी हो सकते, नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो गया, निगेट हो गया। हमारे पास क्या बचता है, ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया पैसे क्वेश्चन नंबर 13 का। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना, विच वन ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इंटरनेट इंक्लूसिव होता ना तो सारे ऑडियंस को ही उसका सेम मीनिंग के साथ में उसको समझ सकते और सब एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव इनफ नहीं है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, पैसेज में ये क्लियरली दिया हुआ है, अजम्पशन भी क्या, ये तो क्लियरली दिया ही हुआ है। तो स्टेटमेंट जो बी है वो हमारा करेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी भी गया, ठीक है। और स्टेटमेंट बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देख लें अब हम पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है, बट पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, क्या अजम्पशन पूछा है क्वेश्चन 22 में, क्या पूछा है,
Which one of the following statement best reflect the central idea conveyed by the passage? Okay, चलो पैसेज पढ़ लो. By the time children reach class 8, bulk of them tend to be in the age range of 13 years to 15 years. But in our country, about the quarter of our children in class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do the basic arithmetic operations like division. Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till they are 18. For many families, these children are the first from their families ever to get this far in school. Parents and children expect that such graduates from school will go on to the high school and college. Hardly anyone wants to go back to the agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on the curricular expectation of class 8. सो पैसेज का मीनिंग हमें सबसे पहले देखना है कि मीनिंग क्या है, तभी हम आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलो तो मीनिंग है पैसेज का कि जब स्टूडेंट जो है वो क्लास 8 तक जाते हैं ना, तो मैक्सिमम जो है वो उनमें से 13 से 15 साल के बीच में होते हैं. बट अबाउट अ क्वार्टर, दैट इज़ 25% स्टूडेंट जो कि क्लास 8 में है, वो रीडिंग सिंपल टेक्स्ट भी नहीं रीड कर पाते हैं, या फिर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से डिवीज़न तक नहीं कर पाते. हर साल जो है 25 मिलियन यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो है एलिमेंट्री स्कूल से जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स. तो बट क्या होता है कि ये 18 साल तक वर्कफोर्स में एंटर नहीं कर सकते हैं. और इसमें से कुछ ऐसे भी चिल्ड्रन होते हैं ना कि जो पहली बार अपने जो प्रीवियस जनरेशन है उन पहली बार ये जो है स्कूल लाइफ में जाते हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में. और इनमें से जो है बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो वापस से वही खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में वापस जाना चाहते हैं. बट एक्चुअली क्या होता है, इनमें ना एबिलिटी नहीं होती है कि जो वो करिकुलम क्या कहते हैं इनमें वो सॉरी एक ये लाइन मिस हो गया मुझसे. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल विल गो ऑन टू द हाई स्कूल एंड कॉलेज. ठीक है, हाई स्कूल या कॉलेज में जाएंगे. बट अदर हैंड में क्या होता है कि जो अकेडमिक कॉम्पिटेंसीज जो है ना इनकी बहुत लो होती है. इवन जो क्लास भले ये पहुंच जाते हैं हाई स्कूल और ग्रेजुएशन में, बट इन जो क्लास 8 का करिकुलम है ना, इनकी एबिलिटीज़ उससे भी लो होती है. तो ये हमारा पैसेज हुआ. बेसिकली यहाँ पे फोकस जो है ना वो करिकुलम या कॉम्पिटेंसीज पे किया गया है, एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज पे. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट. इज़ इट ट्रू? पेरेंट्स क्या डिसाइड करते हैं कि करिकुलम क्या होगा, या फिर कैसे बच्चों को पढ़ाना है, या फिर क्या मोड ऑफ लर्निंग होगी? नहीं ना, ग्रेटर रोल नहीं होगा. ठीक है, बराबर हो सकता है बट ग्रेटर कैसे होगा? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया 21 का. चलो नेक्स्ट में आते हैं. दूसरा स्टेटमेंट देख लो. स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स to today's requirement as is uniform for the entire country may address the issue brought up. ये स्टेटमेंट ना इसको दो पार्ट में ब्रेक करो. पहले स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टुडेज रिक्वायरमेंट, ये यहाँ तक तो सही लग रहा है. ठीक है, एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर कंट्री. अब थोड़ा सा ना लॉजिक इसमें यूज़ करो. ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिकुलम है, सही है, लेकिन बताओ ये कि इंटायर कंट्री के लिए यूनिफॉर्म करिकुलम, जब हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे लोग हैं, मल्टी डाइवर्स कंट्री है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं होना चाहिए ना. तो ये यूनिफॉर्म इंटायर कंट्री का होगा तो भी ये वर्क नहीं करेगा. सो ऑप्शन डी हियर और स्टेटमेंट टू हियर विल ऑल्सो भी रॉन्ग. 1 and 2 दोनों रॉन्ग हो गए. एलिमिनेशन और स्टेटमेंट देखते हैं पहले इसमें क्या पूछा है. चलो दो ही स्टेटमेंट्स हैं, तो 1 and 2 दोनों रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा. ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा आंसर डी. यही अप्रोच आपको एग्ज़ाम में भी रखना है.
ठीक है, चलो सेंट्रल आइडिया क्या है? Total eradication of poverty in the country will resolve the issue of underperformance of our school children. Is it? No. This passage is about the quality of education, not about the eradication of poverty. और poverty और quality school education के performance में relation नहीं है, ठीक? Monetary incentive to parents and teachers is a strategy to improve the children's academic performance. पेरेंट्स और टीचर्स को इंसेंटिव दे के क्या करोगे? वो तो अपने बच्चों को भेज देंगे स्कूल, बट क्या जो करिकुलम है, जैसे कि जो क्वालिटी है जो मिलनी चाहिए बच्चों को, वो मिलेगी पैसे देने से भी, इंसेंटिव देने से भी नहीं ना? तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली रॉन्ग, ऑप्शन बी जो है लॉजिकली रॉन्ग हो गया आपका। चलो सी पे आ जाओ। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट competencies and achievement of young people are aligned with their expectation. Public policy should ensure that competencies and achievement of young people are aligned with their expectation. So ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये यही बात कर रहा है इसमें भी कि जो एक्सपेक्टेशन है ना वैसे ही कॉम्पिटेंसीज और अचीवमेंट होनी चाहिए। बट हाँ, डी को हम छोड़ेंगे नहीं, हम स्टेटमेंट डी भी देखेंगे। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट गो बैक टू एग्रीकल्चर। पहले तो इसमें दिया कि कोई एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहता है, सो रॉन्ग हो गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की है, नहीं की है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ना ये डी को आपको निगेट करना है, हटाना है। देखो कैसे जो है ना स्टेटमेंट पढ़ के जो वर्ड्स हैं ना उनके ही बेसिस पे हम ये आरसी सॉल्व कर पा रहे हैं। का हम पहले मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया ना तो मुझे समझ में आया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो आज का सेशन, आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे क्लास 2 में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। और हाँ, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ की, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर जो है जीएस पेपर 1 का भी डाला है, उसमें टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है वो आप ज़रूर देखना। और सी सेट का तो मैं करा ही रही हूँ, इसको भी देखते रहो ताकि सो डैट जो पेपर आते आते मई में आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए आपका कॉम्प्रीहेंशन पे। और बाकी जो सी सेट के अदर जो पार्ट हैं क्वांट और आरसी, साथ में आप उनको भी करते रहो अच्छे से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, सब शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।